नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा देश के किसानों को रुला रही है बीजेपी की सरकार। आखिरकार क्यों दोस्तों चुनाव आयोग को फिर से विपक्ष की खरी खोटी कहा। फिलहाल ईवीएम से नहीं कराए चुनाव, बैलेट पेपर से ही हो चुनाव, फिर से एक बार मांग रख दी है विपक्ष ने। क्यों आखिरकार दोस्तों बन गई है जो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात। अब आपको बताते चले सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया। 4 पर आप, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। और मध्य प्रदेश में दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम किसानों के ऊपर हुए जुल्म को लेकर भड़के जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चले कांग्रेस नेताजी हैं। बताएंगे क्या कुछ है ये मामला, तमाम खबरों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत बोले जवान व्यक्ति की जान को खाली नहीं जाने देंगे, उसने देश के लिए बलिदान दे दिया। दरअसल आपको बताते चलें किसान की मौत पर सियासत गर्मा गई है। और आपको बताते चलें एक नौजवान किसान की मौत हो गई है, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा आपस में भिड़ गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अब इस मामले को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार को घेर लिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उसकी जान नहीं गई है, उसने देश के लिए शहादत दे दी। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारे नौजवानों की जान ले रही है सरकार। उन्होंने कहा कि पहले 700 किसान मारे गए थे, शहीद हो गए थे, और अब जो है यहाँ पर जवानों की, आपको बता दें लगभग 22 से 23 साल का था वो व्यक्ति जिसकी जान गई है, जिसको लेकर कृपाल सिंह के लेकर ये जमकर हंगामा मच रहा है। इसको लेकर अब राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में वो अपने आंदोलन को और भी तेज़ करेंगे। मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल सरकार की बढ़ने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तय हो गया सीट फार्मूला। दिल्ली में फ़िलहाल अभी हरियाणा और कई जगह ऐसी हैं जहां पर तय होना है, लेकिन आपको बताते चले लगभग जो यहाँ पर दिल्ली में तय हो गया है। पंजाब और दिल्ली में बताया जा रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी, तो वहीं 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। यानी कि टोटल 7 सीटों पर ये चुनाव होगा। तो दोस्तों इन 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है और 3 पर कांग्रेस लड़ने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों दिल्ली में केजरीवाल का दबदबा ज़्यादा है और दिल्ली में केजरीवाल को भरपूर वोट मिलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि केजरीवाल को लोग सपोर्ट करते हैं, अच्छा काम करते हैं केजरीवाल। यही कारण है जो केजरीवाल को 4 सीटें मिली हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी वहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें दी हैं। वैसे देखा जाए तो दिल्ली में दोस्तों कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस को अपना एक रुख बताना चाहिए, एक अलग जज्बा, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में देखा था कि फ़िलहाल कांग्रेस से अच्छा काम बीजेपी ने किया था आम आदमी पार्टी के बाद। तो अब की बार लोकसभा में कांग्रेस अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी क्योंकि उसने कई बड़े बदलाव करे हैं। आपको बताते चलें अखिलेश यादव की बीजेपी को चेतावनी, कहा उस वक्त का इंतज़ार करो जब सत्ता से चले जाओगे। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन अपनी जीत दर्ज कराएगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी बात बन गई है कांग्रेस से, 17 सीटें कांग्रेस के लिए हमने छोड़ी हैं और 63 सीटों पर यानी कि 63 सीटों पर जो है यहाँ पर वो सपा लड़ेगी चुनाव। आपको बताते चलें अखिलेश यादव ने 17 सीटें दे दी हैं कांग्रेस को। ऐसे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस बार दोनों, खास करके राहुल गांधी और अखिलेश की बड़ी प्लानिंग है दोस्तों, बड़ी तैयारी है। आपको बताते चलें अखिलेश यादव ने अपने दिग्गजों को टिकट दिया है। सीधी सी बात यह है कि अखिलेश उन लोगों को चुनाव में उतारना चाहते हैं जो लोग काफ़ी मजबूत हैं, ताकि दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का जो दबदबा है वो और बढ़े। अब अखिलेश यादव की बात बीजेपी को कितनी हजम होती है देखना दिलचस्प होगा। आपको बताते चलें सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की रेड पड़ने के ऊपर भड़के सत्यपाल मलिक, कांग्रेस ने भी दिया सत्यपाल मलिक का साथ। दरअसल आपको बताते चलें जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाती है, जो खास कर बीजेपी की आलोचना करते हैं। अब इसीलिए आपको बताते चलें जो खास करके किसान यूनियन का समर्थन कर रहे थे सत्यपाल मलिक, मोदी सरकार के कई राज भी खोल चुके
चुके हैं। यही कारण है जो अब सत्यपाल मलिक के ऊपर दोस्तों यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी हाँ, सत्यपाल मलिक के घर पर कल सीबीआई की रेड पड़ी, जिसके बाद जमकर भड़के सत्यपाल मलिक ने कहा तानाशाह मुझे परेशान कर रहा है, मैं बीमार हूँ लेकिन मुझे परेशान किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों कई ऐसे बड़े घोटाले थे जिसको साफ साफ कहा था उन्होंने, सत्यपाल मलिक ने, कि बीजेपी ने अडानी और अंबानी के प्रोजेक्ट मुझसे पास करवा दिए थे, जबकि उन प्रोजेक्ट में दोस्तों बहुत बड़े बड़े घोटाले थे। उसके बाद भी ज़बरदस्ती सत्यपाल मलिक से कई ऐसे वो थे जो प्रोजेक्ट पास कराए गए। हालांकि उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने पास करने से मना कर दिया था। तो ये तो साफ दिखाई देता है कि अब सत्यपाल मलिक भी भड़क गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत के बाद आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लपेटा। किसान वाले मुद्दे पर खड़गे ने दोस्तों मोदी सरकार को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब बचेंगे ही नहीं किसान की जान तो कैसे खामोश रहेगा हिंदुस्तान। खंडूरी बॉर्डर पर पंडित की युवा किसान की दोस्तों शुभकरण सिंह की फायरिंग से मृत्यु हो गई, बेहद पीड़ादायक है। मोदी सरकार ने पहले 750 किसानों की जान ले ली। मोदी मंत्री पुत्र ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, याद दिलाना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के मदरसा में भी भाजपा सरकार के तहत पुलिस फायरिंग में किसानों की जान गई थी। मोदी जी ने खुद संसद में किसानों को आंदोलन जीवी और जो है परजीवी शब्द जैसे चीज़ों का यूज़ किया था। बेसिकली खड़गे ने मोदी सरकार को उनकी असलियत बता दी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी की राजनीति से अब कोई भी वंचित नहीं है, सब जानते हैं कि बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि आखिरकार ऐसी भी क्या अकड़ है कि किसानों की मांगें नहीं मानी जा रही। ओवैसी ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किसान विरोधी सरकार बन चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिरकार जो सरकार किसानों की दोस्तों नहीं हो सकी वो किसकी होगी। आप समझिए इस देश का किसान लगातार परेशान हो रहा है, लगातार मजबूरी में है, लेकिन किसानों का समर्थन नहीं किया जा रहा। यही कारण है जो यहाँ पर जमकर भड़कते हुए नजर आए ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि फिलहाल देश में हिंदू मुस्लिम और ख़ासकर दलित पिछड़ों के खिलाफ है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस बार आम आदमी पार्टी ने बनाया बीजेपी को दोस्तों चुनाव में बड़ा झटका देने का तैयार। अब भगवत मान की यानी कि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है भगवत मान, उसने दोस्तों हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को घेर लिया है। दरअसल आपको बताते चले किसान की जान जाने के बाद भगवत मान ने बीजेपी को घेर लिया। भगवत मान का कहना है कि फ़िलहाल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो अन्याय हमारे किसानों के साथ हो रहा है। दरअसल उनका कहना है कि हरियाणा पुलिस की वजह से गई है उस किसान की जान, जबकि दोस्तों हरियाणा पुलिस पंजाब पे इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन आपको बताते चलें यहाँ पर साफ दिख रहा है दोस्तों कि हरियाणा पुलिस की फायरिंग में ही ये जान गई है, जिसको लेकर जमकर हंगामा मच गया है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो यंग एज के था, 22-23 साल के ही, और ऐसे में दोस्तों 22-23 साल की युवा की जान जाने के बाद हंगामा तेज़ी से हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ा रीज़न भी आप समझ लीजिए, ये चीज़ ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर अनजाने में हो गई या हो गई, किसानों के ऊपर बाकायदा फायरिंग की गई है जिसका सबूत सबके पास है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार किसानों को आए दिन अपना निशाना बनाती रहती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल सपा से बात बन गई, लेकिन अब तक दोस्तों ममता बनर्जी से बात नहीं बनी कांग्रेस की। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा की 40 सीटों पर ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का चुनाव किया था और उनसे लगभग कांग्रेस का गठबंधन हुआ भी नहीं है। लेकिन आपको बताते चले बताया जा रहा है कि जल्दी हो सकता है ममता बनर्जी से कांग्रेस फिर से एक बार वार्ता करने की कोशिश करे, बात करने की। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी असमंजस में है लोग, क्योंकि इस बार दोस्तों लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वो जिसको वोट देंगे दोस्तों एकजुट होकर देंगे। अब वो किसी को भी दें, या तो ममता बनर्जी को देंगे या कांग्रेस को दें। लेकिन आपको बताते चले बंगाल में बीजेपी पूरी तरीके से पिछली बार मजबूत नज़र आई थी और कांग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब की बार हमने जब विधानसभा चुनाव हुए, क्योंकि कांग्रेस दोस्तों अच्छे बनने के चक्कर में रह गई पीछे। उसने ममता बनर्जी के लिए वहाँ पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे ज़्यादा, और ना ही उसने अच्छा खासा वहाँ पर प्रचार किया था, क्योंकि उनको लगा कि ममता बनर्जी को चुनाव जीतने देना चाहिए। सिर्फ एक रैली की थी राहुल गांधी ने बंगाल जाकर। लेकिन दोस्तों मैं ये मानता हूँ जैसे बीजेपी मेहनत करती है,
हर जगह दोस्तों कांग्रेस को मेहनत करना चाहिए, भले ही वहाँ पर ममता बनर्जी, उससे क्या अपनी पार्टी को अपन को मजबूत करना है, मतलब ये होना चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोकसभा में पेंच अड़ सकता है। इसलिए ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन देखना ये होगा दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का जब हिस्सा है तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं नज़र आती ममता बनर्जी। अगर चुनाव सीट बंटवारा पर बात नहीं बन पा रही तो फिर से बात करना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हो गया बड़ा गेम। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अब मौलाना मदनी से STF की जो है पूछताछ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हलाला प्रमाण पत्र मामले में मौलाना मदनी से STF ने पूछताछ की, जिसके बाद मुस्लिम समाज भड़क गया है। आपको बताते चले दरअसल हलाला प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसको लेकर अब मौलाना मदनी से कई पूछताछ की गई। बताया जा रहा है मौलाना मदनी ने कई चीज़ों के सवालों के जवाब दे दिए और कई के नहीं भी दी है। इसी को लेकर जो यहाँ पर ये पूछताछ हुई कल देर तक। लेकिन एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल यहाँ पर दोस्तों मौलाना मदनी ने ज्ञान व्यापी का मुद्दा भी उठाया था। जो लोग भी सरकार के ख़िलाफ़ जा रहे हैं या फिर सरकार की असलियत दुनिया के सामने ला रहे हैं, सरकार उनके ऊपर तानाशाही करने का काम कर रही है। दोस्तों इस बार इस सरकार को हटाना उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। और आप समझिए ये जब ही होगा जब हम इस सरकार को हटा देंगे, क्योंकि दोस्तों जब इंसान को सांस नहीं आती तो वो मरने लगता है। और मोदी सरकार के सत्ता में रहते हुए इस देश की जनता को सांस नहीं आ रही है। पॉल्यूशन अंदर जा रहा है लोगों की सांसों में, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार का जहर जो देश में घुल रहा है वो हमारे लिए हानिकारक बन चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने इस देश के किसान का मजाक बना दिया है। राहुल गांधी बोले देश में जब जब किसानों को हमारी ज़रूरत पड़ी है हम गए हैं और जाते रहेंगे। दरअसल दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जी ने जब तमाम ये बातें करी तो अब राहुल गांधी का कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ ऐसे शब्द जहाँ पर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मिल सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल राहुल गांधी को दोस्तों लोगों का यहाँ पर प्यार भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में दोस्तों ये कहीं ना कहीं बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जनता अब राहुल के साथ हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी। राकेश टिकैत बोले किसान दिल्ली कुंज करेगा और अब वो आंदोलन हम सब किसान एक हैं। उन्होंने कहा कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इस आंदोलन में सब लोग उमड़ पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों ये आरोप लगाया जा रहा है कि फ़िलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों जो यहाँ पर बीजेपी की चालें हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि फ़िलहाल आखिरकार इस वक्त ये तमाम रणनीतियों के ऊपर जो बातें चल रही हैं, यानी कि जो किसानों को रोका जा रहा है, पत्थर लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी किसानों ने बड़ा ऐलान किया। हालांकि हम आपको बता दें 2 दिन के लिए आंदोलन फिर रोक दिया गया है। समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों कि किसानों का आंदोलन जो रुक रहा है उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। वो 2-2 दिन कर उनसे टाइम मांग रही है, किसान उनको टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों बात बन नहीं पा रही। अब ये 5वें दौर की बैठक होना है, इसमें तय होगा कि आखिरकार क्या हो सकता है, क्या और हम जो है संभव कर सकते हैं किसान के लिए। लेकिन एक चीज़ तो संभव है कि किसान से दोस्तों पंगा लेकर कोई भी खुश नहीं रह सका, जहाँ पर एक बार फिर से ये साबित हो जाएगा कि किसान जो है दोस्तों अपने मुद्दों को लेकर चुनाव से कम ये लड़ रहा है। लेकिन हम आपको बताते चलें फ़िलहाल यहाँ पर इस सरकार की मुश्किलें जो है दोस्तों बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस सरकार की नीतियाँ आपके और मेरी समझ से बहुत बाहर हैं, परे हैं। और इसीलिए अब ये सरकार का दोस्तों कहीं ना कहीं सत्ता से जाना तय हो चुका है, क्योंकि विपक्ष ने ये प्लान बनाया है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल कर रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल कांग्रेस आ गई सत्यपाल मलिक के सपोर्ट में। कांग्रेस बोली जो भी बीजेपी से सवाल पूछता है बीजेपी डर जाती है। सत्यपाल मलिक का समर्थन कर दिया कांग्रेस ने। दरअसल आपको बताते चलें कल सत्यपाल मलिक के घर पर CBI की रेड पड़ी, जहां पर बताया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक से किसी घोटाले के चक्कर में पूछताछ हुई। इसको लेकर सत्यपाल मलिक ने जमकर बीजेपी को लपेटा भी। सत्यपाल मलिक ने बताया कि बीजेपी उनके साथ क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ लेकिन तानाशाह मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे में साफ दिखाई देता है दोस्तों कि जो सत्यपाल मलिक बीजेपी के खिलाफ जगह जगह इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, उनको उनकी ज़ुबान बंद करने के लिए बीजेपी ने एक फार्मूला निकाल लिया कि अब सत्यपाल मलिक के घर पे भी ED CBI भेज दो, और बीजेपी ने वही किया। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत ने फिर बीजेपी को लपेटा, कहा हम किसानों के साथ हैं, शिवसेना किसानों के साथ खड़ी है।
दरअसल आपको बताते चलें, संजय रावत का कहना है कि ये एक तानाशाह सरकार है जो देश के अन्नदाताओं को खून के आंसू रुला रही है। उन्होंने कहा कि क्या देश का किसान आतंकवादी या खालिस्तानी है जो उसके ऊपर गोले बरसाए जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान की जान जाना सिर्फ मोदी सरकार की विफलता है और कुछ नहीं। दरअसल आपको बताते चलें, यहाँ पर सीधे सीधे संजय रावत ने इसे सरकार की विफलता बताया है। उनका कहना है कि ये सब कुछ सरकार की वजह से ही हुआ और सरकार की विफलता के कारण जो किसान है दोस्तों वो वहाँ पर मारे जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर के बीच में जो हंगामा हुआ, इसको लेकर अब सरकार घिर गई है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ हो चुकी है, सरकार की नीतियाँ दोस्तों आपकी और हमारी समझ से बहुत परे हैं और रहेंगी भी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के लिए बढ़ गई मुश्किलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों तमाम विपक्ष हुआ एकजुट। विपक्ष करेगा दोस्तों अब चुनाव आयोग से साफ कि हम नहीं कराएंगे ईवीएम से चुनाव। दरअसल आपको बताते चलें, चुनाव आयोग ईवीएम पर गोलमोल जवाब दे रहा है। अभी भी ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने कोई स्पष्ट वो नहीं निकाला है दोस्तों। आपको बताते चलें, अब ईवीएम वाले मामले को लेकर बुरी तरीके से घिरती हुई नज़र आ गई है सरकार। दरअसल आपको बताते चलें, ये सरकार जो है दोस्तों वो ईवीएम के मुद्दे से भाग रही है और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस मुद्दे को गायब करने की फिराक में। हालांकि जब वो बिहार में बैठक हुई तो चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर बात की और कहा कि हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, मतलब इस पर अब की बार जो है हम कुछ बदलाव करने जा रहे हैं ईवीएम में, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने विपक्ष को अपने उसमें कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि आखिरकार आप कौन से कॉन्फिडेंस में किसान को लेना चाह रहा हो? क्या ये दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है जनता को ईवीएम से ही चुनाव कराने की होड़ लगी हुई है? और चुनाव आयोग इस मुद्दे से क्यों भाग रहा है दोस्तों? क्योंकि उसके पास सीधा सा रीज़न है। चुनाव आयोग जो है दोस्तों वो ईवीएम को नहीं हटाना चाहता। वरना आप सोचिए, दिल्ली में जमकर हंगामे हो रहे हैं ईवीएम को लेकर, एक भी मीडिया चैनल ईवीएम वाले मुद्दे को नहीं बता रहा है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है दोस्तों कि सरकार ने उन लोगों को मना कर रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग ईवीएम वाले मुद्दे पर मत बोलना और ना कोई न्यूज़ दिखाना। इसीलिए दोस्तों ना कोई चैनल ईवीएम वाले मुद्दे पर बात कर रहा है और ना कोई ईवीएम वाले मुद्दे पर दोस्तों जो है टेलीकास्ट पर कुछ बता रहा है। तो इससे एक चीज़ तो साबित हो जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं या भी जो सरकार करना चाह रही है उसमें सरकार की पोल खुल चुकी है। अब सरकार का एक नज़रिया ये है दोस्तों कि सरकार इन चीज़ों से बचती है। तो ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल ये मुद्दा बढ़ने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल किसान नेता के टिकट केस के ख़िलाफ़ हुए दोस्तों काफ़ी लोग। दरअसल आपको बताते चलें अब काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर बढ़ चुका है। दरअसल आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल किसानों के समर्थन में कई और राजनीतिक पार्टियाँ आ गई हैं, जिसको लेकर दोस्तों आपको बताते चलें अब सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ तमाम चीज़ें सामने आई हैं। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ विपक्ष भड़क गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार दोस्तों देश के नौजवान और बुज़ुर्गों को परेशान करने का काम कर रही है। इसलिए अब ये देखना होगा दोस्तों कि फ़िलहाल आने वाले समय में इस सरकार से कैसे निपटेगा विपक्ष, क्योंकि विपक्ष की जो राय है वो काफ़ी मायने रखती है और सरकार की जो मुश्किलें हैं दोस्तों वो बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल जल्द होने वाला है विपक्ष में दोस्तों, बिहार में विपक्ष में इंडिया गठबंधन का फैसला विपक्ष लेगा दोस्तों। बड़ा फैसला क्या होगा इंडिया गठबंधन का अगला फ्यूचर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में इधर इंडिया गठबंधन तो उधर जो है यहाँ पर दोस्तों काफ़ी दूसरी चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर अब विपक्ष की बात बनने वाली है, क्योंकि बिहार में तो लगभग कांग्रेस का फॉर्मूला तय हो चुका है। आरजेडी के साथ उसका गठबंधन नक्की हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में लगभग तय हो गया है। पंजाब में भी हो ही गया था। लेकिन आपको बताते चलें अखिलेश के साथ 17 सीटों पर बात बनी। तो कुल मिलाकर अब जल्द से जल्द दोस्तों अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो जो दिल्ली में जो थोड़ा बहुत भी पेच अड़ रहा है उसको भी क्लियर किया जाए। और जल्द से जल्द कांग्रेस को खास करके विपक्ष कह रहा है कि सीट शेयरिंग पर बस अब जल्दी से काम हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों अब तमाम जगह तय हो जाएंगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल सीटों को छोड़कर वहां से चुनाव लड़ना ये भी अपने आप एक बात है। और अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन क्या नंबर लेकर आता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि सरकार की नीतियाँ जो है ख़ास करके नंबर विरोधी हो चुकी हैं। फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में पहली बार आए तो दोस्तों एक घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे इस